नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश हलचल न्यूज की पॉडकास्ट चैनल द रियल स्टोरी। द रियल स्टोरी में हम आपको ऐसे लोगों से मिलाते हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव और जीवन को एक नई दिशा और दशा ला सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमती गायत्री विशाल वैश्य जी, जिन्होंने न्यूरोलॉजी में का बहुत गहरा इनका अनुभव है और इन्होंने हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया। स्वागत है गायत्री जी आपका। आपको इस मार्ग में लाने के लिए न्यूरोलॉजी किससे प्रेरणा मिली और ऐसा कौन सा अनुभव रहा आपकी कि आपको लगा कि मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए? मेरा एक बेटा है, बहुत छोटा, वो 4 साल का हो गया, 4.5 साल का हो गया था, बट बोलते नहीं था। सूर्या नाम है उसका। वो नहीं बोलते था, इसलिए हम लोग बहुत परेशान थे। उसके लिए बहुत सारे डॉक्टर को दिखाए, रेमेडीज किए, एस्ट्रोटॉक एस्ट्रोसेस पे भी हमने वर्क किया, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था। फिर कुछ रेमेडीज के रिजल्ट जब दिखने लगे तो मुझे वो रेमेडीज जानना था कि ये रिजल्ट कैसे देता है। इसको जानने के लिए मैं न्यूरोलॉजी पढ़ी और फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ते गया और मैं इसमें अलग अलग फील्ड में पढ़ते गई। किस तरह का आपके जब आपने डिसाइड किया तो मुझे न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में जाना है और एक अच्छा आप बच्चे के माध्यम से आए, तो परिवार का किस तरह आपको सहयोग मिला? क्या आपके परिवार वालों ने मना किया या फिर कुछ संघर्ष भी करना पड़ा समझाने के लिए, बताने के लिए? नहीं, एक्चुअली वो बच्चे के लिए था तो संघर्ष नहीं करना पड़ा और मेरा ये किसी भी एंगल से मैंने इसको एज ए करियर नहीं लिया था। मैं ऑलवेज इसको सोचती थी कि बस घर के काम आ जाए तो काफी है। एक टाइम ऐसा आया कि मैं ऐसी रेमेडीज, जैसे किसी को परेशानी है तो दे देती थी। तो एक टाइम ऐसा आया कि मुझे एक घर में बोला, हमारे रिलेशन में है, वो पर्सन का कहना था कि गायत्री तेरे रेमेडीज बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं, तो एक काम कर कि इसको एज ए कंसल्टेंट ले, तो कुछ नहीं तो थोड़ा चार्ज लेना स्टार्ट कर। तो मेरा कोई ऑफिस वगैरह नहीं था उस टाइम पे, तो मैं जब भी बताती थी तो थोड़ा मोड़ा चार्ज करती थी। फिर धीरे धीरे एक ऑफिस बना और एक प्रॉपर सेटअप अभी जाके तैयार हुआ। जैसे कि न्यूरोलॉजी की जब बात आती है, हम एक बालाघाट जिले में रहते हैं जो आदिवासी अंचल क्षेत्र है। न्यूरोलॉजी को लेकर लोगों में इतनी सजगता नहीं है, अवेयरनेस। तो एक शब्द में अगर आप आप अपने शब्दों में हमें ये बताइए कि न्यूरोलॉजी है क्या? क्या वास्तविकता में आपकी जन्म तारीख, आपके फोन नंबर आपके जीवन को प्रभावित करते हैं? हाँ, न्यूरोलॉजी ये एक समझ जाइए एक ब्रह्मांडीय लैंग्वेज है। ब्रह्मांड अगर आपके बारे में अगर मुझे बताना है तो ब्रह्मांड मुझे कैसे बताएगा? तो जो अंकों के द्वारा ब्रह्मांड मुझे एक भाषा में आपके बारे में समझा रहा है। तो न्यूरोलॉजी एक ऐसी लैंग्वेज है जो अंकों के द्वारा ब्रह्मांड हमें समझाता है कि वो इंसान कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका नेचर कैसा होगा, उसके लाइफ में क्या क्या चीजें घटेंगे। ये चीजें हमें ब्रह्मांड जो बताता है वो न्यूरोलॉजी के थ्रू बताता है। आपके पास अगर कोई व्यक्ति आया और उसने न्यूरोलॉजी के बारे में आपसे पूछा, तो पहला आपका क्या आप पूछते हैं? आप उससे जैसे जन्म तारीख और फोन नंबर, किस आधार पर आप उसके फिर बताते हैं, रेमेडीज बताते हैं, या फिर आप किस तरह उसको अपने शब्द में उसको ये करते हैं? देखिए, कोई भी पर्सन अगर पहले हमारे पास कंसल्टेंसी के लिए आता है तो सबसे पहले तो हम उनकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, उसके बाद में हम उनका मूलांक भाग्यांक निकालते हैं और मूलांक भाग्यांक से हम उनको एनालिसिस करते हैं। उसके बाद में आज के डेट ऑफ बर्थ, मतलब आज के डे टू डे लाइफ में हमने सबसे ज्यादा देखा है कि सबसे ज्यादा अगर कोई लोगों को परेशानी आ रही है वो आ रही है मोबाइल नंबर से। मतलब 90% मेरे प्रिडिक्शन में लोगों का मोबाइल नंबर ही गलत रहता है और मोबाइल नंबर जब हम चेंज करवाते हैं तो कम रेमेडी करते हुए लोगों की चीजें सॉल्व हो जाती है। अधिकांश दिखा गया है सोशल मीडिया में कि बताते हैं कि जो मोबाइल नंबर अगर आपका गलत है, न्यूरोलॉजिस्ट भी बताते हैं कि लोन आ जाता है, कर्जा हो जाता है। तो क्या सही में प्रभाव करता है आपके नंबर, आपको जीवन में फाइनेंशियली, आर्थिक स्थिति को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं? जी, कई बार क्या होता है ना, हमने ये देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के डेट ऑफ बर्थ में कहीं पे भी लोन के योग नहीं है, लोगों के डेट ऑफ बर्थ में कहीं पे भी एक्सीडेंटल योग नहीं है, फिर भी वो पर्सन का एक्सीडेंट हुआ, उस पर्सन के ऊपर लोन आ गए हैं, या तो फिर ऐसे ऐसे इवेंट जो हम सोच भी नहीं सकते सिर्फ मोबाइल नंबर से ऐड ऑन हुए हैं। क्या होता है कि आज के डेट में हम प्रेडिक्शन जब करते हैं तब हम एक चीज बोलते हैं लोगों को, किसी भी पर्सन को,
कि आप कोई भी ऐसी 9 चीजें हमें बताइए जो आपको अपने लाइफ में चाहिए, कि वो कोई भी 9 चीज हो सकती है। आप बता सकते हैं हमें, आपको फाइनेंस चाहिए, हेल्थ चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, आप हमें कुछ भी कोई भी 9 चीज बता सकते हैं और उस 9 चीजों के अकॉर्डिंग हम नंबर डिजाइन करते हैं और वो नंबर हम आपको देते हैं। आपने जो चीजें बताए वो चीज आपको 6 से 7 महीने में आप धीरे धीरे देखेंगे आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक ऐड ऑन होने लगी है। और मोबाइल नंबर में तो बहुत अच्छा, अभी देखिए बहुत लोगों के लाइफ में बहुत सारे योग नहीं रहते, लेकिन मोबाइल नंबर एक ऐसा टॉपिक है कि हम उससे योग ऐड ऑन कर सकते हैं। मतलब एक बिजनेसमैन के इसमें उसका बिजनेस नहीं चलते था और हमने सिर्फ एक नंबर ऐड किए T7 का। T7 बिजनेस में टॉप पे ले जाने में हेल्प करता है और उस पर्सन का बिजनेस भी चलने लगा। और वो पर्सन, आप अभी अगर उसके शॉप में जाएंगे तो गोंदिया में उनकी एक सिर्फ चाय की दुकान थी, अभी एक अच्छा कैफे बन चुका है। तो मोबाइल नंबर ने बहुत सारे लोगों के लाइफ में चीजें चेंजेस की है। अगर मैं बात करूँ जन्म तारीख की बात करें, जैसे 179 की जन्म तारीख है, तो 179 इनकी पर्सनालिटी क्या होगी और इनका भविष्य आप कैसे बता पाएंगे कि न्यूमरोलॉजी के आधार पर कि किस तरह की पर्सनालिटी होगी, किस तरह का इनका जीवन होगा? देखिए, अगर हम डेट ऑफ बर्थ 1, 7 और 9 लेते हैं या मूलांक 1, 7 और 9 लेते हैं तो तीनों का अलग अलग होगा। एक नंबर हम राजा को ये करते हैं, तो एक राजा कैसे रहता है, उस टाइप का एक वाले की पर्सनालिटी होगी। मतलब वो अपने एटीट्यूड में रहेगा, उसमें केयरिंग नेचर रहेगा अपने फैमिली के प्रति, बट उसमें एक अट्रैक्टिवनेस रहेगा, उसके साथ लोग ऑटोमेटिक आकर्षित हो जाएंगे। उसका एक बड़ा सा फ्रेंड सर्कल रहेगा। बहुत बार ऐसे भी देखोगे आप कि जो 1 तारीख वाले हैं उनके लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमने कभी सोचे नहीं है। मतलब 1 वाले ऑलवेज लीडरशिप क्वालिटी में रहेंगे, ऑलवेज एटीट्यूड में रहेंगे। हाँ, इनमें जो बुरी चीज है वो है इनमें ईगो आ जाता है, इनमें ऑटोमेटिक ईगो एड ऑन हो जाता है। जो 7 वाले हैं, 7 वाले ये आध्यात्म की तरफ धीरे रहेंगे। आप कोई भी ओकल्ट गुरु को उठा लीजिए, कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट को उठा लीजिए, इन सब में 7 मतलब केतु का नंबर के बगैर ये लोग इस आध्यात्म में कभी आगे नहीं जा सकते। तो आध्यात्म को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है 7 नंबर। लेकिन 7 नंबर को समझना इतना आसान भी नहीं है। 7 नंबर को समझने के लिए हमें बहुत, ये वो डीप रिसर्चर होते हैं। इन लोगों में क्या होता है ना, ये रिसर्च तो करते हैं लेकिन बहुत चीजों को बोलते हैं ना बाल की खाल निकालना, वैसे लोग रहते हैं 7 नंबर। दिमाग लगाते हैं बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल। मतलब इनका इंट्यूशन भी बहुत अच्छा होता है 7 नंबर वालों का। किसी भी चीज को करने से पहले ज्यादा सोचते हैं। हाँ, 9 नंबर वालों में विनिंग एटीट्यूड होता है। ये हमेशा जीतने की इच्छा रखते हैं, ये हमेशा आगे बढ़ने की इच्छा। और इनमें एक्टिवनेस बहुत, आप देखोगे ऑलवेज एनर्जेटिक, थकेंगे नहीं। और इनमें खून की कमी कभी नहीं मिलेगी आपको। कोई भी 9 नंबर वाला बंदा कितने भी बार खून दे दे तो भी उनके अंदर खून की कमी कभी नहीं मिलेगी आपको। अभी तक आपने न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गायत्री जी। एक बड़ा प्रश्न रहता है कि जैसे हमारा कोई नंबर है मोबाइल में, तो हमारी असफलता का क्या कारण बन सकता है? जी बिल्कुल। नंबर क्या कहते हैं ना हमारे, देखिए मोबाइल नंबर एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत डीप टॉपिक है। मतलब नंबर से हम हमारी लाइफ में योग भी ऐड ऑन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से हम हमारी लाइफ में चीजें डिटेक्ट भी कर सकते हैं। और मोबाइल नंबर अगर हम चाहे, जैसे अब आपने पूछा कि रुकावट आ रही है, अगर आपके मोबाइल नंबर में 84 का योग है तो आपके एक्सीडेंट होने के फुल चांसेस है। अगर आपके मोबाइल नंबर में, आप देखें कि 84 वालों को बार बार एक्सीडेंट होते ही है। अगर आपके मोबाइल नंबर में 85 है तो आप देखोगे आपका कहीं ना कहीं पैसा फंसा होगा। अगर आपके मोबाइल नंबर में 35 है तो समझ जाना आपका मनी लॉसेस होगा। तो मोबाइल नंबर हमारे लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट करते ही करते हैं। अब बहुत बार ये भी होता है कि हम सिर्फ नंबर चेंज कर देते हैं और हमारी चीजें ठीक हो जाती है। अगर मतलब कोई कस्टमर आ रहा है और उसने मुझे बोला कि मेरा मतलब डेट ऑफ बर्थ मैंने बहुत सारे पंडितों को दिखा दी है लेकिन सब चीजें ठीक है, फिर भी पता नहीं मेरी परेशानी क्यों नहीं खत्म हो रही है। उस कंडीशन में हम सिर्फ उनका मोबाइल नंबर चेक करते हैं। हम बोलते हैं सिर्फ मोबाइल नंबर चेंज कर लो बहन, हो जाएगा आपका काम।
अभी तक आपका इतना अनुभव रहा है, तो आपकी एक रियल लाइफ स्टोरी बताइए जिसमें आपने किसी की रेमेडी की या आपके पास में आए और आपने उनको समाधान बताया तो उनके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ और आप लगातार आपसे संपर्क में हैं। ऐसे कुछ उदाहरण हो तो आप प्लीज शेयर कीजिए। देखिए, पहले तो मैं मोबाइल नंबर से जो हमारे को फायदा हुआ, एक मेरे देवर है, यही रहते बालाघाट के ही है, आप जानते भी होंगे, सिद्धांत वाइस करके। तो उनका जॉब नहीं लग रहा था, उनके जॉब में प्रॉब्लम जा रही थी और उनके डेट ऑफ बर्थ में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ उनके मोबाइल नंबर में वो योग था कि वो जॉब लॉसेस करेंगे। और वो जो भी इंटरव्यू देते थे सारे जॉब उनको मतलब लॉस हो ही जाते था, उनको जॉब नहीं लगती थी। फिर हमने सिर्फ उनका मोबाइल नंबर चेंज किया और उनका नीचे जॉब लग गया। अब वो पुणे में जॉब करते हैं IT कंपनी में। तो क्या वो न्यूमरोलॉजी में ज्यादा विश्वास करते हैं, आपसे संपर्क में रहते हैं? बिल्कुल। वो अब उसके बाद में एक ऐसे कस्टमर है, बालाघाट में ही है, वो कस्टमर क्या मेरे मतलब यहाँ पे डॉक्टर भी है और मेरे कंटिन्यू वो फॉलोअप लेते हैं, हर साल का प्रेडिक्शन लेते हैं। वो कस्टमर के लाइफ में उनके बेटी का वीजा नहीं लग रहा था, तो उनके बेटी का वीजा के लिए हमने उनको रेमेडी दिए थे और उनकी रेमेडी वर्क की और उनके बेटी का सेकंड थर्ड डे ही वीजा लग गया। तो मतलब ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक पर्सन है जो मेरे रिलेशन में, वो नीचे मोबाइल नंबर खरीदने वाले थे, तो एक अपन नॉर्मल फॉलोअप लेते ना, तो गायत्री मैं ये नंबर ले रहा हूँ, सही है। मैंने बोला लेकिन इस नंबर में देखो आपको कोर्ट केस आ सकती है। इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी एक कोर्ट केस चल ही रही है, बट वो एक बहुत बड़े घोटाले में फिर फंस गए थे। तो मतलब ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी चीजें हैं जो हम चीजें स्किप कर देते हैं और वो वहां पे फंस जाते हैं। एक कस्टमर है जिनको हमने बताया था आपका एक्सीडेंट हो सकता है 2026 में, उनने सुने नहीं और उनका 2026 में छत से गिर गए। तो ऐसे अब एक्सीडेंट वो भी कहलाएगा। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल है कि जो होते हैं। जैसे कि आपने हमें बताया कि आप हीलिंग और रेकी इसमें भी आप लोगों को बताती है, तो इनमें क्या अंतर है, किस तरह काम करता है? और जैसे आप पुराने जमाने की बात करें तो लोगों को ये था कि इन सब चीज़ों में बाबा होते थे कि हम आपका भविष्य बता देंगे और कुछ टेक्निक भी बताते थे, उसमें क्या अंतर है आपके रेकी में, हीलिंग में? इसको सरल शब्दों में हम समझना चाहते तो कैसे समझ पाए? देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। ओकल्ट साइंस ये दो टाइप के, मतलब पहले तो इसको हम अलग अलग भागों में ये कर देते हैं। एक होता है तांत्रिक जो बाबा वगैरह है, और एक होता है वैदिक जहाँ पे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, मोडालिटी आती है, तो हम वैदिक वाले। अब तांत्रिक में भी दो होते हैं, एक जो होता है जो बलि वली देते हैं, वामाचार्य और दक्षिणाचार्य, तो हम उन चीजों से दूर है। ये पूरी तरह से वैदिक है। अब वैदिक में यहाँ पे क्या है कि हम हीलिंग, मोडालिटी और बाबाओं में ये फर्क है कि वो चीजों के पीछे का साइंस नहीं देते, हम चीजों के पीछे का साइंस बताते हैं। न्यूमरोलॉजी बगैर साइंस के वर्क नहीं करती। न्यूमरोलॉजी में खोज किया गया है, जिन्होंने मैथ्स में बहुत अच्छे, आप जानते होंगे, एक साइंटिस्ट है पाइथागोरस। न्यूमरोलॉजी की खोज पाइथागोरस जी ने भी किया है। तो न्यूमरोलॉजी ये एक ऐसा साइंस है जिसको आप अगर रीड करते हो, आप अगर समझते हो, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी चीजें न्यूमरोलॉजी में ऐसी है कि जो बस आपने रेमेडीज किया हो गई। जैसे तनाव की बात करें, तनाव, लोगों को तनाव रहता है क्योंकि आज का जो जीवन है हर समय तनावग्रस्त लोग रहते हैं, चिंता में रहते हैं। इन सबसे एक सिंपल सी टेक्निक जो आप हमको तनाव से दूर कर सकती है, क्या इस हीलिंग में ऐसा कुछ है कि वो करने के बाद में आप तनाव मुक्त रह सकते हैं, चिंता मुक्त रह सकते हैं, तनाव आदमी की बुद्धि एकाग्र हो जाए, मन एकाग्र हो जाए, ऐसा कुछ इसमें हीलिंग में होता है क्या? रेकी, होपोनोपोनो, EFT और क्रिस्टल, इनमें जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, रेकी क्या है, हमारी ऊर्जा को, हमारे अंदर एक प्राण ऊर्जा चलती है, उसको यूनिवर्स की ऊर्जा से अलाइन करना, ये होती है रेकी। होपोनोपोनो होता है कि हम माफी मांगते हैं हमारे कार्मिक चीजों के लिए, हम पहले माफी मांगते हैं, फिर हम उनके लिए थैंकफुल रहते हैं, उनके लिए
लविंग रहते हैं और मतलब उनको हम पाना चाहते हैं। ये होता है होपोनोपोनो। EFT होता है हमारे जो एक्यूपेंचर पॉइंट होते हैं उनको हम टैप करते हुए हम हमारे जो भी चीजें हैं, जो भी इमोशंस है, वो बोलते हुए निकाल देते हैं, वो होता है EFT। अब उसके बाद में क्रिस्टल को हम पकड़ेंगे एज ए टूल। क्रिस्टल जो होता है वो एक टूल की तरह वर्क करता है। अगर जैसे ये सब तो दवाइयां होगी, लेकिन आज के डेट में हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम उसको 10-15 मिनट देके वो चीजें कर पाए। हर कोई अपने जॉब पे इतना टाइम देगा कि हम मेडिस के पीछे भागेंगे। तो इस टाइम पे हम क्या करते हैं कि हम इस टाइम पे क्रिस्टल का सजेशन देते हैं जिनके पास टाइम नहीं है। जैसे बच्चे, अगर हम बच्चों को बोलते हैं कि आप पर्टिकुलर इतना टाइम दो, वो बच्चा 10वीं का है तो वो नहीं देगा ना, वो अपने स्टडी पे टाइम देगा। तो उस बच्चे को हम स्टडी फोकस कंसंट्रेशन के लिए हम क्रिस्टल पहना सकते हैं। तो क्रिस्टल टूल का काम करते हैं। अब आपका सेकंड क्वेश्चन था सिंपल सी टेक्निक कोई चीज से बचा जा सकता है। अगर हमारे को इन चीजों से स्ट्रेस से रिलीफ करना है तो हम 4-5 बार लंबी गहरी सांस लेंगे, उसे होल्ड करेंगे, फिर उसको रिलीज करेंगे, फिर से होल्ड करेंगे, फिर रिलीज करेंगे, फिर एकदम से हमारे जो भी दोनों शोल्डर है उसको टाइट करेंगे और एकदम से रिलैक्स मोड में जाएंगे। फिर रिलैक्स होने के बाद में आप खोलेंगे, फिर भी 5 चीजों को देखेंगे, 4 आवाजों को सुनेंगे, 3 चीजों को छू के देखेंगे। आप देखोगे, आप सिर्फ इतना भी करोगे तो आपको ऑटोमेटिक रिलैक्स लगने लगेगा, कुछ देर में रिलीफ आ जाता है। सिर्फ आपके जो सांसें पे जो आप वॉक करते हो, लंबी गहरी सांस लोगे, उसे होल्ड करोगे, फिर रिलीज करोगे, तो उसपे आपका एकदम से जो स्ट्रेस है वो सडन डाउन हो जाता है। ये आपका वर्क करता है। वास्तु की बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी में वास्तु को लेकर भी आपने लोगों को टिप्स, प्रैक्टिकल टिप्स वगैरह दिए होंगे। क्या होता है वास्तु, और जैसे बात करें तो आजकल वास्तु को लोग मानते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी के तहत आप किस तरह देखती है और किस तरह लोगों को सजेशन देती है इसमें? देखिए, वास्तु में एक बहुत बड़ी मीथ है कि वास्तु खराब है तो आपको तोड़फोड़ करनी ही पड़ेगी। ये सबसे बड़ी मीथ है, क्योंकि वास्तु बिना तोड़फोड़ के भी सुधारा जा सकता है। वास्तु में बस वास्तु क्या है ना, 4 कमरा और 1 छत, ये वास्तु है। मतलब ये फिक्स वास्तु है, इसको चेंज नहीं किया सकता। 4 दीवार 1 और छत, ये फिक्स वास्तु है। बट एक आता है वेरिएबल वास्तु। वेरिएबल वास्तु में क्या होता है, आपके घर के सामानों की प्लेसमेंट। आपने अपने घर में टेबल कहाँ रखा है, आपने अपने घर में सोफा कहाँ रखा है, आपके घर में कहीं पे खिला कहाँ छुपा है, या तो फिर आपके घर में पानी का स्थान कहाँ है, ये चीजें होता है वेरिएबल वास्तु। अगर हम चीजों को अगर सही प्लेस करें तो भी हमारे घर का वास्तु बैलेंस हो जाता है। अगर हम चीजों को सही प्लेस करें और हमारे घर का ये वेरिएबल वास्तु ठीक है तो हम हमारे घर का 60% वास्तु ऐसे ही सुधार दिए। बचा 40% जो हमारे कंस्ट्रक्शन वाला है, जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, उसको सिंपल रेमेडीज से भी हम सुधार सकते हैं। उसके लिए तोड़फोड़ की कोई जरूरत नहीं। आपका कहने का मतलब है कि अधिकांश देखा जाता है लोग किसी ने अगर वास्तु बताया कि इसको ऐसा करना, मकान ही तोड़ना चालू कर देते हैं। तो एक प्रकार से मिथ्या है, अगर उसमें आप थोड़ी रेमेडीज करके उसको सुधारा जा सकता है। आपका कहना। अधिकतर हम ये भी देखते हैं, जैसे ऑफिस की बात करें तो लोग ऑफिस में भी कुछ अज्ञानतावश कहा जाए, अननॉलेजेबल कहा जाए, कुछ गलतियां करते। क्या होती है कॉमन गलतियां जिससे ऑफिस में तो काम प्रभावित होगा, आपका बिजनेस में थोड़ा सा लॉस होगा, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से देखे या किसी भी दृष्टिकोण से देखे? देखिए, ऑफिस या घर दोनों भी वास्तु में एक कॉमन गलती है जो हम देखे जाते हैं। सबसे मेन चीज, हम सीढ़ियां, अगर हमने गलत जगह पे सीढ़ियों का प्लेसमेंट किया है तो वो हमारे, अगर सीढ़ियां अगर गलत जगह पे, जैसे ब्रह्म स्थान से अगर सीढ़ी आ गई तो तुम्हारे को नेवल से रिलेटेड प्रॉब्लम आना ही है। तो सीढ़ियां आपकी सही प्लेसमेंट पे होना चाहिए। दूसरी जो है मेन गलती, आपका पानी का स्रोत, ईशान कोण में पानी का स्रोत, लेकिन मैक्सिमम लोग पानी कहीं पे भी रख देते। घर में आप देखना कि हर कमरा एक वास्तु है। हर घर में, हर ऑफिस में, हर कमरा एक वास्तु है। वास्तु कैसा होता है, पृथ्वी एक मैग्नेट की तरह है। हम अगर कोई चुंबक को तोड़ते हैं तो भी उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल आ गया, इसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल आ गया, फिर से उसके टुकड़े करें, इसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल आ गया, इसमें आ गया, फिर से उसमें है।
मतलब पृथ्वी भी ऐसी है। अगर मैं इस कमरे को डिवाइड करती हूँ तो यहाँ पे भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है। अगर मैं हर एक कमरे को डिवाइड करती हूँ तो अगर पूरे घर का वास्तु देखती हूँ तो हर कमरे में, पूरे घर में, हर ऑफिस में पानी ऑलवेज ईशान कोण नहीं होना चाहिए। जो तीसरा है, जो मेन गलती हम करते हैं वो है एंट्रेंस। हमारी गलत एंट्रेंस हमें मनी लॉसेस देके 3 ही चीज देती है वास्तु में। एक गलत एंट्रेंस, दूसरा उत्तर दिशा भारी होना, या तो बहुत बार हम देखते हैं लोग उत्तर को भारी करके रखते हैं, उत्तर में अलमारी रहेगी, उत्तर दिशा में ही चीजें प्लेसमेंट रहेगा, तो ये हमारे को मनी लॉसेस देता है। या तो फिर साउथ वेस्ट का हल्का होना। वास्तु में 3 ही है मनी लॉसेस के लिए बस, एक साउथ वेस्ट हल्का, एक उत्तर भारी और तीसरा गलत एंट्रेंस। अब इसी में अगर किसी को अपने लाइफ में बार बार रुकावट आ रही तो सबसे पहले क्या सुधार करना चाहिए? अगर हमारी लाइफ में बार बार रुकावटें आ रही है तो देखिए, हम सबसे पहले तो देखिए, अगर ओवरऑल लाइफ का देखते हैं तो सबसे पहले हमारे को ये चेक करना चाहिए हमारा मोबाइल नंबर तो गलत नहीं है। तो हम डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं कर सकते, वो तो वही रहेगी, तो हमारी वही है। डेट ऑफ बर्थ ऐसी चीज है जो हमारी स्क्रिप्ट है, जो भगवान ने लिख के भेज दी है, तो डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं होगी। अब स्क्रिप्ट में हम सुधार जो कर सकते हैं वो है हमारे, एक तो सबसे पहली चीज हम हमारे मोबाइल नंबर चेक करना चाहिए। दूसरा, वास्तु हम जिस जहां पे वर्क कर रहे हैं उसकी प्लेसमेंट चेक करना चाहिए। और थर्ड नंबर पे अगर हमारे को कुछ चेक करना चाहिए तो हमारा ऑरा। हमें हमारे ऑरे को अगर हमने बूस्ट करके रखे, हमारा ऑरा अगर स्ट्रॉन्ग है तो हम छोटे मोटे वास्तु दोष को ऐसे ही वो हो जाते हैं, हमारे खत्म हो जाते हैं। एक चीज ये भी देखी जाती है, अगर हमारा नाम और नंबर कि हर केस में बदलना जरूरी है। जैसे बहुत सारे केसेस आपके पास में आते होंगे जहां पर आपको ऐसा लगता होगा कि यहाँ पर नंबर नहीं भी चेंज करे तो हो जाएगा, उनके नंबरों के आधार पर। क्या हर केस में से जरूरी है कि नंबर बदलना है, नाम बदलना? और मैंने जहाँ देखा सोशल मीडिया और जो बड़े बड़े एक्टर्स है उन्होंने भी, जैसे किसी का नाम ए आ रहा है तो ए को 2 बार नहीं किया हुआ है, तो क्या उससे भी जीवन में परिवर्तन होता है? देखिए, हमारी ओवरऑल लाइफ का प्रेडिक्शन हम नेम पे से निकाल सकते हैं। मतलब नेम तो बहुत नेक्स्ट लेवल में वो है। नेम, हमारे नेम से हम हमारी लाइफ के हर एक मोमेंट निकाल सकते हैं। और हम हमारी लाइफ में अगर कुछ योग एड ऑन करना है तो नेम से कर सकते हैं। बट हर पर्सन को करना कंपलसरी नहीं है, हर पर्सन को मोबाइल नंबर बदलना कंपलसरी नहीं है। हाँ, बट आपका मोबाइल नंबर और आपका नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ तीनों अलाइन अगर है तो आपको टॉप पोजीशन पे जाने के से कोई नहीं रोक सकता, वो अगर आपके फील्ड से अलाइन है तो। याद है कि हमें हर किसी के नाम के बदलने की जरूरत नहीं है। अभी आगे और चलते हैं, तब तक आपने पूरे सवालों का बहुत, आपने हमें ये भी हमारे दर्शकों को ये बताया कि किस तरह न्यूमरोलॉजी आपके जीवन में प्रभावित करती है, आपके अंक किस तरह प्रभावित करते हैं। आपने हीलिंग के बारे में बताया, आपने रेकी के बारे में बताया, बहुत सारी चीजें आपने बड़ी स्पष्ट करके बताई जो लोगों को अभी तक के पता भी नहीं थी। तो अब आगे मेरा प्रश्न रहेगा, सही तरीके से मैनिफेस्टेशन कैसे किया जाए? क्या सोचने भर से चीजें हो जाती है, ऐसा संभव है? देखिए, मैनिफेस्टेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, जो हमारे RAS रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम जो हमारे ब्रेन के अंदर होता है, अगर वो RAS अगर हमारा एक्टिवेट है तो हम जो भी चीजें सोचते हैं वो पूरी तरह से हो जाती है। बट RAS कब एक्टिवेट होता है? जब हम हमारे माइंड की वजह से प्रोग्रामिंग करके रखते हैं। उसके लिए हमारे दो चार चीजें तो बिल्कुल परफेक्टली हमारे को प्रैक्टिस में चाहिए। एक तो हमारे ध्यान साधना चाहिए। दूसरी चीज, सबसे मेन चीज, ध्यान साधना के बाद हमारे को अगर सबसे ज्यादा अगर चीजों पे वर्क करना है तो हमें मैनिफेस्टेशन की सही टेक्निक आनी चाहिए। सिर्फ बोलने से या सिर्फ चीजें करने से नहीं हो जाता। अगर हम जैसे 369 एक टेक्निक है, अगर वो हम लिख रहे हैं तो हमें वो बराबर 369 फॉलो करना चाहिए। अगर हम 369 नहीं, जैसे हम अगर ध्यान करते हैं तो हम अगर सिर्फ 17 सेकंड के लिए खुद को ब्लैंक कर पाए वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाता है। जब हम जो 17 सेकंड हम खुद को पूरी तरह से ब्लैंक कर देते हैं
तो 17 सेकेंड में हम एकदम से देखते हैं कि जैसे ही वो 17 सेकेंड ब्लैंक होते हैं और तुरंत उसके बाद जैसे ही हम उसमें आते हैं जागृति, उस टाइम पर अगर हम किसी चीज को मैनिफेस्ट करते हैं, वो अगर हम हैबिट में ला लेते हैं, तो आपकी वो चीज 100% होगी। अपने भारत में ध्यान से रिलेटेड बहुत सारी मोडालिटी है, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है। तो भारत में करोड़ों लोग हैं जो ध्यान करते हैं, बट ध्यान को अगर हमारे को मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट करना है, मतलब हमारे ध्यान के बाद में हमें तुरंत अगर चीजें मैनिफेस्ट करनी है कि मैं सोच रहा हूँ इस तरह मेरा घर हो जाए, मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह मेरी फॉरेन यात्रा हो जाए, मैं सोच रही हूँ मेरी इस तरह कार आ जाए, तो हम जो भी करोड़ों लोग ध्यान कर रहे हैं और जो भी इसको जानते हैं और जो इसको देख रहे हैं, उन सबसे मैं कहना चाहूंगी कि ध्यान के जब हम अल्फा मोड से रिटर्न आते हैं तो तुरंत ही आप मैनिफेस्ट करना चालू कर दीजिए चीजों को। देखिए आपकी चीजें बिना बोले ऐसे ही होने लग जाएगी। तो कहने का मतलब जैसे हमने ध्यान समाप्त किया, ध्यान करने के बाद में हम कोई चीज को मांग रहे हैं, तो क्या उसको यूनिवर्स ये करता है कि आपकी चीजें पूरी हो जाएगी? आप ये कहना चाह रही है ना कि अगर कोई चीज ध्यान करने पर कोई चीज मांगते हैं या कुछ चीज सोचते हैं, बार बार बोलते हैं, तो वो चीज होने लगती है। ऐसा होता है। तो लगभग कितनी बार करना चाहिए? जब आप रोज ध्यान करते हैं तब करना चाहिए या फिर हफ्ते में एक बार करना चाहिए? देखिए डेली करना चाहिए, क्योंकि तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो है एक हिसाब से समझिए वो अलादीन के चिराग में का जो जीनी था, हुक्म मेरे आता, बस आप उनको बोलो वो आपको देगा। रोज आप बोलो वो आपकी चीजों में और फास्ट रिजल्ट लाएगा। लेकिन उनको नहीं समझता। जैसे हम बोलते हैं बहुत बार कि हमें लेट नहीं होना है, लेट नहीं होना है, आप देखोगे उसी दिन आप लेट हो जाओगे। तो उनको नहीं समझ रहा है, उनको बस लेट सुनाई जा रहा है। नहीं नकारात्मकता आ जाएगी, नकारात्मकता आएगी तो काम नहीं होगा, आपको हर चीज पॉजिटिव में हाँ हो जाएगा। मैं आज जल्दी पहुंच जाऊँ, मैं आज जल्दी, तो आप जल्दी ही पहुंचोगे। बिल्कुल। तो आपको नहीं वर्ड यूज नहीं करना है यहाँ पे मैनिफेस्टेशन में। मैनिफेस्टेशन पूरी तरह पॉजिटिव वे में हर एक लेटर और मैं तो हर किसी से प्रेयर है मेरे हर जितने भी मेरे कस्टमर है वो भी जानते हैं कि मैं हर किसी को एक ही चीज बोलती हूँ कि खुद के बारे में एक सिंगल सेंटेंस पूरे दिन में कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। आज मेरा काम नहीं बना, नहीं क्यों, कल मेरा काम बनने वाला है। आज मेरी स्टडी में मन नहीं लग रहा है, क्यों, मैं 1 घंटे बाद मन लगाऊंगा। ना शब्द नहीं आना चाहिए, ना शब्द नकारात्मकता नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिव होगा। ये चीजें हैं कहने का मतलब। तो आपके कुछ ऐसे भी कस्टमर होंगे जिन्होंने ये किया है, तो क्या संभवतः उनके जीवन में बदलाव हुआ है और आपको बताया कि ये मेरे ऐसा करने से मेरे जीवन में सकारात्मकता भी आई और मेरा काम हो गया? ऐसा कुछ उदाहरण अगर आप बताना चाहें तो। बालाघाट में नाम नहीं बताइए चलेगा, लेकिन ठीक है आप वो बता दीजिए। बालाघाट में एक जन को हल्का कैंसर प्रेडिक्ट हुआ। हल्का कैंसर प्रेडिक्ट हुआ, उसके बाद में उस पर्सन को हमने रेमेडीज दिए, क्रिस्टल्स दिए, हमने पानी में क्रिस्टल्स डाल के उनको पीने के लिए दिए और बहुत सारी चीजें हमने उनको दिए। और साथ में हमने बोले कि आप रोज मतलब मेडिटेशन के बाद में तुरंत बोलिए कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह से सब तंदुरुस्त हूँ। और हल्का कैंसर जो प्रेडिक्ट हुआ था उन्होंने साल भर तक के ये चीजें की और साल भर बाद उन्होंने जब हमारे को रिजल्ट दिया तो हमें पता चला कि वो मतलब डॉक्टर ने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है उनका कैंसर। और मेरे पास उनका वीडियो में मतलब वो जब वो देते हैं ना रिकॉर्ड करके, तो कंसल्टेशन रिकॉर्ड करके है। तो ये चीजें होती है जब हम चीजें को हर चीज के लिए थैंकफुल रहो, ग्रेटिट्यूड दो कि धन्यवाद मुझे स्वस्थ रखने के लिए, धन्यवाद मेरे पास, अगर मुझे घर चाहिए आप बोलो उसको थैंकफुल होते हुए कि धन्यवाद मेरे पास घर है, बहुत अच्छा घर है, 28 कमरों वाला घर है। देखिए दुनिया में 28 कमरों वाला घर नहीं होगा, लेकिन आपके पास आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिसे भी मानते हो, चाहे यूनिवर्स बोले चाहे भगवान बोले, जिसे भी मानते हो, आप उन्हें पॉजिटिव बोले कि आपने जो दिया है उसके लिए आप कृतज्ञ हो जाइए। हाँ। कि आपने दिया बहुत दिया है, नहीं कि जैसे दिया है। तो ये पॉजिटिव आपके जीवन में आएगी जो आप बता रहे हैं। तो
यानी हमेशा आदमी को सकारात्मक रहना चाहिए, ऊपर वाले जिसे भी आप ईश्वर को मानते हैं उसके प्रति आपका जो भाव होना चाहिए वो कर्तव्य होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए, और आप हर समय उनको धन्यवाद दें। और वास्तविकता में हमको जो जीवन मिला उसके लिए तो आप आभारी होने चाहिए। ये लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं जीवन में, तो लेकिन हमारे हाथ पर ठीक है, तो जीवन में हम तो कुछ भी अच्छा कर ही लेंगे। तो ईश्वर के प्रति जिसे भी मानते उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, आपका कहना है। और जैसा अभी तक आपने पूरा चीज हमें बताई गायत्री जी, लेकिन मुझे एक चीज अब लग रहा है कि जैसे आप व्यक्ति आपके पास में आया न्यूमरोलॉजी के आधार पर, वो आपसे कुछ जानना चाह रहा है, लेकिन ऐसा कोई माध्यम होगा ना कि आप उसका नंबर लेके कोई चार्ट बनाते होंगे। हाँ। और चार्ट के साथ उसके ये करते होंगे, आगे उसका समाधान देते होंगे, तो क्या चार्ट होता है, ये किस तरह बनाया जाता है, क्या आप सरल शब्दों में बता सकती हैं? देखिए, न्यूमरोलॉजी ये 4-5 इसमें है और मैंने सब तरह की करी हूँ। न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी है, शाइडियन न्यूमरोलॉजी है, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है, उसके बाद में तो नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, और मैंने सब तरह की हूँ। बट मैं जो देखती हूँ वो वैदिक तरीके से और उसके बाद में शाइडियन, दोनों तरीके से मैं चेक करती हूँ। मैं पर्सनल ईयर से भी एक बार चेक करती हूँ और दशा, अंतर्गत दशा, प्रत्यंतर दशा से भी चेक करती हूँ। तो इस वे में क्या होता है कि हम चीजों को बारीकी से देख लेते हैं। जो चार्ट हम यूज करते हैं वो एक होता है वैदिक चार्ट और दूसरा होता है लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड ये एक ऐसा चार्ट है जहाँ पे जैसे हमारे हिंदू में जो हम एस्ट्रोलॉजिकल ये करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल एक कुंडली है। हाँ, तो एस्ट्रोलॉजी में एक कुंडली बनती है, वैसे न्यूमरोलॉजी में चार्ट बनता है। न्यूमरोलॉजी ये ब्रांच है एस्ट्रोलॉजी की, जो साउथ में पहले यूज की जाती थी। चाइनीज लोग आए, वहां से शाइडियन जो पर्सन थे उन्होंने वहां से सीख के वहां ले गए और अब वो चाइनीज न्यूमरोलॉजी हो गई। मतलब न्यूमरोलॉजी भारत की नहीं कहलाती, चाइनीज कहलाती है, लेकिन वो सीखी भारत से ही गई है। तो फिर जैसे आप लोशो ग्रिड में चार्ट बनाते हैं तो उसमें कुछ अंक भी कम ज्यादा होते होंगे, तो उनकी कुछ रेमेडीज होती होगी बताने हाँ। के लिए, क्योंकि जीवन में सभी के बराबर अंक नहीं होते। जो मुझे भी थोड़ा बहुत नॉलेज है कि उसमें कुछ अंक कम हो जाते हैं, तो कुछ रेमेडीज होती होगी, तो वो रेमेडीज आप बताते होंगे लोगों को, किस तरह बताते हैं और उनको कब तक का समय देते हैं कि आप इसको कितने दिन तक करें, और ऐसे में उनके जीवन में कुछ परिवर्तन होता है क्या? देखिए, मैं नंबर्स कभी ऐड ऑन करने बहुत ही कम, बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा ही जरूरत है हमें अगर किसी चीज की, तभी बोलती हूँ। मेरे हिसाब से एकदम से नंबर, किसी भी नंबर को ऐड ऑन नहीं करना चाहिए, नंबर को पूरी तरह से एनालिसिस करना चाहिए। दूसरी चीज कि नंबर अगर हमें ऐड ऑन करना है तो सिंपल रेमेडी है, जैसे सूर्य वालों को ऐड ऑन करना है तो लाल कलर का यूज ज्यादा करें। चंद्र वालों को अगर 2 नंबर ऐड ऑन करना है अपने इसमें तो सफेद चीजों का डोनेशन करे, या तो फिर सफेद चीजों को वापरना ज्यादा यूज करे, या चांदी के ग्लास में पानी पीना यूज कर दिए। गुरु अगर ऐड ऑन करना है तो गुरुवार के दिन पीले वस्त्र का धारण कीजिए। बुध ऐड ऑन करना है तो ग्रीन कलर या तो गाय को चारा खिला दीजिए या हरी सब्जियों का ज्यादा सेवन कीजिए। राहु को ऐड ऑन करना है अगर आपको, तो माथे पे चंदन का तिलक लगाइए। केतु को ऐड ऑन करना है, कुत्ते की सेवा कीजिए। ऐसे मतलब बहुत सारे वो है, ऐसे रेमेडीज आप बताते हैं। रेमेडीज है, लेकिन रेमेडीज एकदम से ऐड ऑन नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है। कि बहुत बार क्या होता है कि बहुत बार देखा गया है 5 नंबर को बहुत अच्छा माना जाता है। हम जैसे अभी आपके पॉडकास्ट के थ्रू या तो फिर बहुत लोग रील्स देखते हैं 5 नंबर सबसे अच्छा है और 5 नंबर को ऐड ऑन करते हैं, ग्रीन चीजों का वापर करते हैं। अगर राहु वाला पर्सन किसी के इसमें अगर राहु है वो 5 नंबर को ऐड ऑन करे तो उनके घर में हॉस्पिटल चालू हो जाएगा, बार बार बीमार होने लग जाएंगे। अगर वो मंगल वाला पर्सन गलत हो गई तो भी नुकसान है, तो इसीलिए एक प्रॉपर किसी के पास जाके विजिट करके ही चीजें, यानी हम अगर अपने से कुछ करेंगे तो यानी एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाया जाए, उससे पहले पूरा कंसल्ट किया जाए, उसके बाद ये सब रेमेडीज करना चाहिए, नहीं तो वो आपके जीवन में विपरीत प्रभाव भी लाएगी। अभिनयन कभी भी हानिकारक हो सकता है। और उसके बाद में क्या होता है ना कि जैसे हमने देखे कि नंबर्स अगर हम ऐड ऑन कर भी रहे हैं, हमने किए बहुत सारे नंबर्स ऐड ऑन किए,
अगर हमारे को उससे निगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो जाए और पॉजिटिव इम्पैक्ट हो जाए, और अगर हमारी दशा चेंज हो गई तो उसको कब तक के करना है ये भी डिपेंड करता है। कि हमने तो करना स्टार्ट कर दिया, अब हमारे को उसकी लिमिट नहीं पता, करते जा रहे हैं। हाँ, अब अगर मेरा पर्सनल ईयर 4 आ गया और मेरा अभी 3 चल रहा था, मेरा ठीक चल रहा था, एकदम से 4 आ गया, मेरे पीछे 4 स्पेस आ गया, तो ये चीज भी हमारे को पता चलना चाहिए कि हमारे को रोक कहाँ लगाना है। मेरा एक सवाल ये भी रहेगा, अगर कोई युवा है और न्यूमरोलॉजी के आधार पर वो आपके पास आता है और अपने विवाह संबंध से भी बात करे कि मेरी उम्र इतनी साल हो गई है और मेरी अभी तक विवाह नहीं हुआ है, तो उसकी भी कुछ रेमेडीज न्यूमरोलॉजी के आधार पर होती है क्या कि उसका विवाह हो जाए? आर्थिक स्थिति से तो ठीक है, जीवन चल रहा है, लेकिन कई सालों से शादी नहीं हो रही है, तो इसके लिए भी क्या आप कुछ रेमेडीज बताती है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहुत बार क्या होता है ना, होता है कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र होते हैं जिसके कारण विवाह नहीं होता बहुत टाइम तक। तो देखिए, सिंपल है, पर्सनल ईयर से चेक कर लो कि उनके विवाह के साल कौन सा आने वाला है। अगर उनके विवाह में ब्लॉकेजेस है तो ब्लॉकेजेस के थ्रू रेमेडीज दे दो। उनके डेट ऑफ बर्थ में जो भी कारण भी पता लग सकता है कि किस कारण से विवाह नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें अपन रेमेडीज कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ, और आपको रेमेडीज का रिजल्ट बिल्कुल 41 डेज में मिल जाएगा। 40 दिनों में, 41 दिन में, 41 दिनों में बराबर। तो आपके पास ऐसे कुछ लोग आएंगे जिनका इस तरह से एक्सपीरियंस रहा है कि अनुभव रहा है कि उनकी शादी नहीं हुई और ये सब करने के बाद में हुआ है? हाँ, एक साथ है, कनकी करके कोई एक वो है ना, विलेज है। हाँ, तो कनकी के पास से एक सर आते हैं, टीचर है वो, तो वो अपने मैरिज के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि आप रेमेडीज करो। वो बोले मेरे पास टाइम नहीं रहता मैम, मैं ट्यूशन भी रहती हूँ तो मैं रेमेडीज तो नहीं कर पाऊंगा। मैं बोली आप एक ब्रेसलेट वियर कर लो, और ब्रेसलेट वियर करने के बाद में 41 डेज तक के उन्होंने वेट किए। 47 डेज में उनका कॉल आया था कि मैम एक रिश्ता आया है। नॉर्मली तो आपको जैसा भी फील होता है कि अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, आप चेक कर लीजिए। और 3 मंथ्स के अंदर उनका कॉल आया कि मैम मेरे पास 7-8 रिश्ते हैं, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि चूज किसको करना है। तो ये चीज होती है कि मतलब वो चीजों का रिजल्ट आते हैं, यानी जैसे रेमेडीज करेंगे तो उसका रिजल्ट आता है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे जन्म तिथि वर्सेस नाम, कौन ज्यादा असरदार है? देखिए, जन्म तिथि हम गूगल मैप पे हम जाते हैं कहीं पे, तो गूगल मैप कैसे ऊपर से दिखाता है कि ये रास्ता जाएंगे तो यहाँ पे ब्लॉकेज आ सकता है, रास्ता बन रहा है, ये वो। तो जन्म तिथि आपका वो है कि हर न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी आपका गूगल मैप जो ऊपर से देख सकता है, ठीक है। नाम वो है, नाम क्या है, जन्म तिथि तो एक स्क्रिप्ट हो गई, लेकिन नाम उसमें की रेमेडी हो गई। नाम को हम चेंज कर सकते हैं, जन्म तिथि को चेंज नहीं कर सकते। तो दोनों आप अपनी जगह पे उतने ही पावरफुल है, दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। दोनों अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्टली पावरफुल है। हाँ, दोनों का एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। दोनों अलाइन अगर है तो आपको कोई भी मतलब तरक्की करने से रोक नहीं सकता। तो जन्म तिथि और जब जन्म तिथि और इसकी बात करें तो दोनों एक अलग अलग है, और आपने जैसे बताया कि गूगल मैप की तरह वो जन्म तिथि काम करती है, आपका नाम काम करता है, उसके आधार पर आप लोग उसको आगे का रेमेडीज वगैरह बताते हैं। अब मैं बात करूँ कि ऐसे कौन से नंबर जिनको लेकर मिथ है, तो वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अगर मिथ की बात की है तो सबसे ज्यादा मिथ तो 8 और 4 को लेके है, जिसमें 8 को लेके तो बहुत ही डरते हैं लोग। शनि का नंबर, शनि तो जज है, तुम अच्छा करोगे अच्छा देगा, बुरा करोगे बुरा देगा, है ना। बल्कि 4 गुंडा है, 4 नंबर वाला गुंडा है, लेकिन शनि जज है। क्या होता है ना, मैं बता रही हूँ कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 8 नंबर से अलाइन है तो समझ लेना आप ईमानदार हो, लेकिन ये आपको स्ट्रगल नहीं दे रहा है। स्ट्रगल 4 नंबर वालों को आती है, ये आपको संघर्ष नहीं दे रहा है। 8 नंबर वालों को हार्डवर्क आता है, लेकिन 4 नंबर वालों को भी स्ट्रगल अगर कब आती है, देखिए जो भी भगवान ने अगर आपको नंबर दिया है तो आप ये समझिए कि वो गॉड गिफ्ट है, और गॉड तो अपने बच्चे को गलत गिफ्ट तो नहीं करेगा।
है ना, मतलब गॉड ने गिफ्ट किया है, मतलब सही गिफ्ट किया है। अब उसने 4 नंबर के साथ भेजा है। 4 नंबर किस चीज में वर्क करता है? डिजिटल मार्केटिंग। 4 नंबर क्या है? भ्रम है। तो आप भ्रम से रिलेटेड चीजें करो, आपका संघर्ष जीरो हो जाएगा। आप जितने भी इंटरनेट से रिलेटेड चीजें करो, आपको संघर्ष बिल्कुल नहीं आएगा। हमारे कुंडली में जो भी योग सबसे खराब है। अगर आपके पास 8 है, 8 नंबर तो मनी मैनेजमेंट का नंबर है, तो 8 नंबर वाले को मेहनत है, तो मेहनत वाले काम करो, आपको 8 नंबर नुकसान नहीं करेगा। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं पे भी अगर जो भी नंबर खराब है, जैसे आपके इसमें 4 तत्व कॉम्बिनेशन है, आपको मल्टीपल हॉस्पिटल विजिट है आपके इसमें, तो आप जिनके कुंडली में मल्टीपल हॉस्पिटल विजिट है, उनको सबसे अच्छा क्या करना चाहिए? हॉस्पिटल में काम करो। क्योंकि आपको तो रोज जाना ही है हॉस्पिटल। अगर तुम ऐसे नहीं जाओगे तो तबियत खराब होगी, वैसे जाओगे, तो उससे तो तुम ऐसे ही चले जाओ। वहां पे अगर जॉब करोगे तो तुम्हारे को नहीं जाना पड़ेगा। इस टाइप एक ऐसी डेली हैबिट बताइए जो हर किसी व्यक्ति को अपनानी चाहिए। डेली हैबिट, रोज ब्रह्म मुहूर्त की साधना। तो साधना में क्या होना चाहिए? मैं बोली ना, कुछ नहीं, आप सुबह उठो, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो कि यूनिवर्स धन्यवाद मुझे आज का भी दिन दिखाने के लिए। किसी भी 5 लोगों को थैंक यू बोलो, 5 लोगों को सॉरी बोलो। आपको पता है मैंने कल कौन से 5 लोगों को दुखी किया है, उन 5 लोगों को, पंच तत्वों को थैंक यू बोलो कि वो हमारे, जैसे पानी को थैंक यू बोलो कि वो हमारी प्यास बुझाता है, हमारे को स्वच्छ रखता है। पानी को सॉरी बोलो, हम आपको वेस्ट करते हैं। धरती को थैंक यू बोलो, वो हमारा बोझ उठाते हैं। धरती को सॉरी बोलो। आसमान को थैंक यू बोलो, हमारे ऊपर छत है। अग्नि को थैंक यू बोलो, हमारे लिए भोजन बनाते हैं। और इन सबको सॉरी भी बोलो, हम कहीं ना कहीं इनका वेस्टेज भी कर रहे हैं, इनको दूषित भी कर रहे हैं, तो इनको सॉरी भी बोलो। साधना में कुछ नहीं, आप मॉर्निंग में बस सांसों पे साधना करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट वाली, बस इतना काफी है आपका। इतना करते करते ही आपका 15-20 मिनट हो जाता है और फिर आप वापस सो जाओ, कोई बात नहीं, वापस सो जाओ। तो एनर्जेटिक माहौल, पीस, शांति भी अनुभव करता है, एनर्जेटिक अनुभव करेगा। और आप अगर रोज अगर किसी को थैंक यू और किसी को सॉरी बोल रहे हो ना, तो आप देखना धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बन गई, तो आपके लाइफ के प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व होने लगेंगे। ना कोई स्ट्रगल आएगा, ना कोई मुसीबत आएगी, ना कुछ। क्योंकि तो हम यूनिवर्स हमारी लाइफ में क्या होता है पता है क्या? जो हमारे कान सुनते हैं वो हमारे साथ घटता है। आप किसी की बुराई सुनते हो, आपके साथ चीजों बुरी होने लग जाएगी। अगर आप देखिए, वो जो लेडीज मोहल्ले में, वो एक लेडीज होती है जो लेडीज मोहल्ले में चुगली करती है, वो हमेशा परेशान रहेगी। और वो लेडीज जो अच्छी बातें बताएगी वो हमेशा खुश दिखेगी, वो आज भी पॉजिटिव इसके साथ आएगी। तो बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। हाँ, तो वही है कि आप जितना पॉजिटिव होगे उतना ज्यादा आप खुश रहोगे। तो जिस तरह आपने पूरी न्यूरोलॉजी के बारे में बताया कि जीवन में किस तरह नंबर काम करते हैं, जन्म तारीख काम करती है, और अपने जीवन को किस तरह पॉजिटिवली रखकर सकारात्मक सोच के यूनिवर्स के प्रति, ईश्वर के प्रति और धरती, आकाश, आसमान के प्रति कृतज्ञ होकर भी अपने जीवन को हम एक अच्छी सकारात्मकता और अच्छे पॉजिटिव रूप में और हर चीज में हम अच्छे हो सकते हैं। चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे हमारी कोई भी सामाजिक स्थिति हो, हम सब में ग्रो भी करेंगे, ऐसा आपने हमें बताया। तो जैसे हमारे फॉलोअर्स है, लोग आपसे अगर मिलना चाहे तो आपका ऑफिस का पता या फिर आपका कोई कांटेक्ट नंबर हो? मैं यहाँ से बालाघाट में सरस्वती नगर टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे बालाघाट, वार्ड नंबर 30, उसके बाद में दीपक वैश हमारे सतीश जी है, यहाँ से हमारा ऑफिस है। उसके बाद में मेरा मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर है 9171292919। गायत्री जी ने भी बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी हमारे साथ साझा की, जिससे हमारे दर्शकों को भी बहुत अपने जीवन में किस तरह का मार्ग और न्यूरोलॉजी के आधार पर अपने जीवन को किस तरह वो बना सकते हैं, इसका नॉलेज उन्हें मिला, ज्ञान आप लोग को मिला। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे चैनल में आए और हमारे फॉलोअर्स को जानकारी दी।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हमसे जुड़ते रहिए और हर समय एक पॉडकास्ट में एक नए व्यक्ति, नई कंपनी के साथ जो आपको आपके जीवन को बदलने के लिए, जीवन को नई दिशा देने के लिए आपको सुझाव पेश करेंगे। इस तरह हमारे साथ बने रहे हमारे मध्य प्रदेश हलचल न्यूज चैनल के द रियल स्टोरी पॉडकास्ट में। नमस्कार।